हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के सेट को मैंने शुरू कर दिया था, जिसमें कि अभी तक मैंने सेट 1 और सेट 2 को करवा चुका हूं, जिसमें कि 30 वीवीआई एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर मैं करवा रहा हूं, जो मिक्स टाइप के प्रश्न हैं, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर सभी प्रकार के प्रश्न शामिल हैं। ये आज का सेट 3 है। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, उस जॉब की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मेरा चैनल बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, ये जो सेट है खास करके बिहार शिक्षक भर्ती स्पेशलिस्ट है, लेकिन आप अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसका पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो संविधान के निर्माता की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में शुद्ध रक्त करने वाला अंग कौन सा है? प्रश्न में पूछा गया है मानव शरीर में शुद्ध रक्त करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग की बात करें तो वो गुर्दा है। कौन सा अंग है? गुर्दा, यानी किडनी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को आया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जनगण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? तो जनगण मन को राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? तो 1950 में घोषित किया गया था। जनगण मन को राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है ये। प्रश्न में पूछा गया कि हिंदी साहित्य के आदि कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के आदि कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य के आदि कवि की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के आदि कवि के रूप में माना जाता है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो छठा प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आखिर पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसका 71% भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है, इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, हम बात करें अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई? तो 1872 में की गई। भारत में सबसे पहले जनगणना की बात करें तो कब की गई थी? 1872 में की गई थी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा रहा ये, अशोक महान किस वंश से संबंधित था? अशोक जो था, अशोक महान किस वंश से संबंधित था? तो वो मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक महान जो था वो मौर्य वंश से संबंधित था। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्रश्न में पूछा गया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बात करते हैं 10वां प्रश्न। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो हर जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों, बात करें, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे क्या कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। इसमें पूछा आपसे गया है, देखिए, इसमें पूछा गया है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की बात करें तो साबरमती आश्रम से की थी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो साबरमती आश्रम से की थी। 13 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लोहा व इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? लोहा व इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो लोहा व इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल की बात करें तो लोहा अयस्क है, यानी आयरन ओर है। लोहा अयस्क ही इसका प्रमुख कच्चा माल है।
दोस्तों बात करें 14 नंबर जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया आपसे कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया। तो दिल्ली को भारत की राजधानी की बात करें 1911 में बनाया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया था, 1911 में। चलिए अब 15 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, जो कि 2025 की बात किया जा रहा है। ठीक है, ये करेंट अफेयर्स का सवाल है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है, कौन है अभी वर्तमान में, जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है। कंप्यूटर की भाषा की बात किया गया है, यहाँ पे पूछा गया कि कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की भाषा की बात करें तो बाइनरी होती है। कौन सी भाषा होती है, बाइनरी। चलिए 18 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को क्या मिलता है, विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो जयराम दास दौलत राम थे। जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलत राम। समझ रहे हैं मेरी बातें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं अब। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत रत्न सम्मान किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत रत्न सम्मान किस वर्ष शुरू हुआ। भारत रत्न सम्मान की बात करें तो 1954 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोसी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है। प्रसिद्ध कोसी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है। तो प्रसिद्ध कोसी परियोजना की बात करें तो किस राज्य से जुड़ी है, बिहार से। किस राज्य से, बिहार से। दोस्तों अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौते की बात करें तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था। यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, इसका नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं। तो कुल कितने हैं, 25 है। कितने हैं, 25। 25वें प्रश्न की बात करें तो 25वां जो प्रश्न इसमें पूछा गया आपसे कि बिहारी साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ। बिहारी साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था। तो 1990 में हुआ था। बिहारी साक्षरता मिशन 1990 में शुरू हुआ था। दोस्तों बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की। 26वां प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इसमें पूछा गया कि भारत में सबसे पहली महिला राज्यपाल के बारे में पूछा गया, कौन थी। तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है कि भारत में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। भारत में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र है। तो भारत में लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो 543 है। भारत में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, तो 543 है। दोस्तों बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार के शोक की बात करें तो कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को, कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों 29वां जो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है कि जय हिंद नारा किसने दिया था। जय हिंद नारा जो है वो किसने दिया था। तो किसने दिया था जय हिंद का नारा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। दोस्तों इस सेट का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, जो कि 30वां प्रश्न है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। पूछा गया संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद का बात किया गया है इसमें। तो संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 370 है। ठीक है, अनुच्छेद 370 है संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।